दोस्तों आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि हम डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी पुस्तक झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड जीके को हम पूरी तरह कवर करेंगे। और पार्ट 1 हमने पिछले बार देखा था पिछले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि झारखंड के इतिहास को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे विभिन्न कालखंडों में झारखंड को पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड के इतिहास का भाग 2 करने जा रहे हैं, जनजातियों का आगमन। दोस्तों झारखंड का इतिहास जनजातियों के बिना अधूरा है, क्योंकि झारखंड के इतिहास और संस्कृति में झारखंड की जनजातियों की अहम भूमिका रही है, बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं कि झारखंड में विभिन्न जनजातियों का आगमन कैसे हुआ। कुछ जनजाति तो झारखंड की थीं, छोटानागपुर क्षेत्र में ही बसी थीं, लेकिन कुछ जनजाति जो बाहर से आई, उन जनजातियों के बारे में समझते हैं और कहाँ से आई, किन परिस्थितियों के कारण आई, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये भारत का मैप है, जिसमें झारखंड का मैप हाईलाइटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा झारखंड, और इसके उत्तर में बिहार स्थित है, इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है, इसके दक्षिण में उड़ीसा है, और इसके दक्षिण पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, और फिर यूपी से भी बॉर्डर शेयर करता है पश्चिम साइड में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने झारखंड का मैप देख लिया है। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं जेपीएससी और जेएसएससी में। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैप ज़रूर याद रहना चाहिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं, इसको अगर थोड़ा जूम करके देखें तो दोस्तों झारखंड कई पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। पर्वतमाला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहाड़ियों से घिरा हुआ ज़रूर कह सकते हैं। फिर झारखंड में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और ये है विंध्या की पहाड़ियाँ। ये तो विंध्या रेंज है, ये पर्वतमाला ही है, क्योंकि विंध्या बहुत बड़ा पर्वतमाला है। ठीक है, और इधर है बिहार में कैमूर की पहाड़ियाँ। तो इन सब से घिरा हुआ है झारखंड। ठीक है, और झारखंड जो है इसमें जंगल ठीक ठाक है, और उस समय जब जनजातियों का आगमन हो रहा था तो ये झारखंड का क्षेत्र यानी छोटानागपुर का क्षेत्र, ये यहाँ पे जंगल का परसेंटेज यानी फॉरेस्ट परसेंटेज बहुत ज़्यादा था। ठीक है, डेंसली ये फॉरेस्टेड एरिया था, जिसके चलते कई जनजातियाँ और बाहर के आक्रमणकारियों को भी झारखंड क्षेत्र में न्योता मिल गया था। ठीक है दोस्तों, आज झारखंड में कितना परसेंट जंगल है, क्या आप बता सकते हैं? झारखंड में लगभग 29.6% जंगल है। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि मानव इतिहास में देखा जाए तो लोग ऐसे एरियाज़ में रहना पसंद करते थे जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी ना हो, और झारखंड आप जानते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है उससे धनी है। यहाँ पे जंगल का बहुत अच्छा परसेंटेज है आज भी, और उस ज़माने में आप सोच सकते हैं जब कोई डेवलपमेंट नहीं था तो उस समय यहाँ जंगल की स्थिति क्या रही होगी। ठीक है, पूरे का पूरा एरिया जंगलों से घिरा था। ठीक है, और पहाड़ियाँ थी, कैमूर, विंध्या जैसे पहाड़ियाँ थीं, आज भी हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें नवपाषाण युग में, नवपाषाण युग में ज़्यादातर जनजातियों का आगमन नवपाषाण युग में हुआ था। ठीक है, यानी न्यूलिथिक एज में हुआ था, और न्यूलिथिक एज में जनजातियों को चाहिए था कि ऐसे जगह पे निवास करें जहाँ पे पत्थर, चट्टान, इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे रीज़न रहे थे कि बाहर के आक्रमणकारी और कुछ जनजातियाँ जो झारखंड की तरफ अट्रैक्ट होके आई, जैसे इनमें असुर है, खरवार है, खड़िया है, मुंडा, उरांव, तो ये सारी जनजातियाँ झारखंड की तरफ अट्रैक्ट होकर के चली आईं। आइए देखते हैं अब कौन कौन सी जनजातियाँ झारखंड में आईं। झारखंड में जनजातियों का आगमन पहले चरण में, ये कई चरण में आए थे जनजातियाँ। पहले चरण में जो जनजातियाँ आई उनमें शामिल हैं असुर, खड़िया और बिरहोर।
ठीक है दोस्तों। दूसरे चरण में जो जनजातियाँ आई उनमें शामिल हैं कोरबा, मुंडा, उरांव और हो। ठीक है। असुरों का आगमन, इसकी बात करते हैं। दोस्तों जानते हैं कि असुरों की आबादी आज झारखंड में बहुत नगण्य है, बहुत कम है। कुछ एक पहाड़ी क्षेत्रों में ही असुरों का निवास है, बाकी पूरी तरह ख़त्म हो गए हैं। ठीक है। प्रथम जनजाति जो झारखंड आई वो असुर थी। तो सबसे पहले जो जनजाति झारखंड में आई वो असुर थी, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। फिर असुर को सबसे पुरानी जनजाति के रूप में जाना जाता है। असुरों ने लोहे को जीवन यापन का साधन बनाया। दोस्तों असुर जो थे ये लोहे को पिघलाकर इसके सामान बनाते थे, औजार बनाते थे। ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि लोहे से इनका बहुत गहरा रिश्ता था तो लोहे को ही जीवन यापन का साधन बनाया। ये लोगों को लोहे को पिघलाकर उनके लिए सामान औजार बना देते थे और बदले में इनको उनसे धन मिलता था, जिससे ये जीवन यापन करते थे। ठीक है दोस्तों। नवपाषाण युग में इनका आगमन हुआ और उत्तर वैदिक काल तक छोटानागपुर में निवास किया। नवपाषाण युग यानी न्यूलिथिक एज। क्या आप बता सकते हैं कि नवपाषाण युग का समय कब माना जाता है? दोस्तों नवपाषाण युग का समय जो माना जाता है वो माना जाता है आपका लगभग 7000 यानी 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो नवपाषाण युग में इनका आगमन होता है झारखंड के क्षेत्र में, छोटानागपुर के क्षेत्र में, और ये यहाँ पे बस जाते हैं उत्तर वैदिक काल तक। उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक काल आप समझते हैं 1500 से लगभग 500 ईसा पूर्व। ठीक है। तो वैदिक काल तो ये था, उत्तर वैदिक काल 500 ईसा पूर्व के बाद। ठीक है दोस्तों। अब लोहार असुर का ही वंशज माना जाता है। आज जो गांवों में हम देखते हैं लोहार जो लोहे का सामान बनाता है, लोहे के औजार बनाता है। ठीक है। तो वो लोहार जो है असुरों का ही वंशज माना जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आर्य आए थे, ऋग्वैदिक आर्य, ये तो आए थे, इनके आगमन का समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व। लेकिन इससे भी पहले आए थे कौन? असुर। तो जनजातियों का आगमन झारखंड के क्षेत्र में आर्यों के आगमन से पहले हुआ था। असुरों ने आर्यों के आगमन का विरोध किया था। ठीक है दोस्तों। आर्य तो काफ़ी लेट से आए थे, 1500 ईसा पूर्व आसपास आए थे। तो असुरों ने जो है आर्यों के आगमन का पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि आर्यों के आगमन से यहाँ की डेमोग्राफी बदल गई और आज भी पूरी तरह बदली हुई है। आइए अब देखते हैं खड़िया जनजाति का आगमन। अब खड़िया जनजाति का आगमन कैसे हुआ? ये दक्षिण भारत से आए थे और विंध्या पर्वतमाला को पार करते हुए छोटानागपुर तक इनका आगमन हो गया। ठीक है दोस्तों। तो खड़िया भी जो है इनका कल्चर भी उरांवों से काफ़ी मिलता जुलता है, और उरांव जो कुड़ुख भी बोले जाते हैं और इनकी भाषा भी कुड़ुख है, ये भी दक्षिण भारत से आए थे। और क्योंकि कल्चर मिलता जुलता है तो इससे अनुमान लगाया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि उरांव की तरह खड़िया भी दक्षिण भारत से आए थे छोटानागपुर क्षेत्र में, और इन्होंने विंध्या पर्वतमाला को पार किया। फिर सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में निवास किया। तो सिंहभूम आप जानते हैं, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जो सिंहभूम 2 हिस्सों में बट गया है, और मानभूम, मानभूम किस एरिया को बोलते हैं? धनबाद वाले एरिया को बोला जाता है। असुरों की तरह खड़िया भी प्राचीनतम जनजाति में से एक है। तो असुरों की तरह ही खड़िया भी प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। आइए अब देखते हैं मुंडा जनजाति का आगमन कैसे हुआ। दोस्तों ये मैप बिहार का है, जो पहले जब डिवाइड नहीं हुआ था झारखंड और बिहार में डिवीज़न नहीं हुआ था उस समय का मैप है। ठीक है। यहाँ पे उत्तर साइड में बिहार आप देख सकते हैं और दक्षिण साइड में ये है झारखंड। मुंडा जनजाति का पलायन तिब्बत से दक्षिण बिहार के रोहतासगढ़ में हुआ।
तो मुंडा जाति का जो पलायन हुआ था वो तिब्बत से हुआ था। तिब्बत आप जानते हैं आज चाइना का ऑटोनॉमस टेरिटरी है, ठीक है। वहाँ से मुंडाओं का पलायन हुआ और ये दक्षिण बिहार के रोहतासगढ़ में बस गए। यहाँ पे रोहतासगढ़ ये काले रंग में दिखाया गया है, दक्षिण बिहार के मैप में ये है रोहतासगढ़। तो यहाँ पर पहले बस गए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद रोहतासगढ़ में उरांव, चेरो और खरवार जातियों ने इसका विरोध किया, मुंडाओं का विरोध किया, क्योंकि जब कोई नई स्पीसीज आती है आपके सामने तो आप उसका विरोध करेंगे। तो वही हुआ, मुंडा जब यहाँ पे पहुँचे तो उरांव, चेरो और खरवार जनजातियों ने मुंडाओं का विरोध किया और विरोध करने की वजह से ये छोटानागपुर क्षेत्र की ओर चले गए, ठीक है दोस्तों। और ये झारखंड की ओर चले गए, छोटानागपुर के क्षेत्र में बस गया। मुंडाओं का मुखिया मदरा मुंडा था, ठीक है। जब ये रोहतासगढ़ पहुँचे थे तो उस समय मुंडाओं का मुखिया जो था वो मदरा मुंडा था और उसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का राजा चुना। मुंडाओं का मुखिया किसको चुना? सुतिया पाहन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है दोस्तों। और सुतिया पाहन ने जिस क्षेत्र में निवास किया उस क्षेत्र को सुतिया खंड नाम दिया, ठीक है दोस्तों। सुतिया पाहन ने झारखंड के जिस क्षेत्र में निवास किया उस क्षेत्र को नाम दे दिया सुतिया नागखंड। मुंडाओं पर असुरों की संस्कृति को खत्म करने का भी आरोप लगाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि मुंडाओं ने ही असुरों की संस्कृति समाप्त कर दी, इसलिए आज असुर बहुत कम संख्या में बचे हैं। और मुंडा जो थे ये जरासंध से ताल्लुक़ रखते थे। महाभारत के युद्ध में जरासंध का बहुत बड़ा रोल रहा था, ठीक है दोस्तों। तो ये जरासंध से ताल्लुक़ रखते थे और महाभारत के युद्ध में मुंडाओं ने कौरवों का साथ दिया, ये कई हिस्टोरियंस कहते हैं, ठीक है। तो महाभारत का युद्ध आप जानते हैं, पांडव और कौरवों के बीच लड़ा गया था। तो इस युद्ध में मुंडाओं ने कौरवों का साथ दिया था। मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना करने में सहयोग किया, ठीक है दोस्तों। तो मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना करने में भी सहयोग किया। नागवंश की स्थापना किसने की थी? फनी मुकुट राय ने। फनी मुकुट राय, तो इसने नागवंश की स्थापना की थी जिसमें मुंडाओं ने इसका समर्थन किया था। तो एक हिसाब से माना जाए तो नागवंश जो था मुंडा शासन व्यवस्था से ही आया था और नागवंश ने पूरा कल्चर मुंडा शासन व्यवस्था का ही अपनाया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने देखा कि मुंडा जनजाति का आगमन कैसे हुआ था छोटानागपुर क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में। अब आइए देखते हैं उरांव जनजाति का आगमन। उरांव जनजाति दक्षिण भारत की द्रविड़ जनजाति से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है दोस्तों। दक्षिण भारत में द्रविड़ जनजाति पाई जाती है और माना जाता है कि उरांव जनजाति भी उसी का हिस्सा है। दक्षिण भारत में विंध्य पर्वतमाला को पार करते हुए ये दक्षिण बिहार में रोहतासगढ़ तक आए और निवास किया। जैसे कि मुंडा लोग भी रोहतासगढ़ में ही निवास किए थे, तो इसी तरह उरांव भी रोहतासगढ़ में आके बस गए थे, ठीक है। और फ़र्क ये था कि मुंडा नॉर्थ तरफ से आए थे, यानी उत्तर तरफ से आए थे, लेकिन उरांव दक्षिण तरफ से आए थे, ठीक है दोस्तों। और रोहतासगढ़ में इन्होंने निवास किया और इन्होंने भी विंध्या रेंज को पार किया था। विंध्या रेंज हमने देखा था मैप में। फिर चेरो और खरवार जनजाति जो थी यहाँ पे इनका विरोध करने लगी, यानी उरांव का विरोध करने लगी। जब ये रोहतासगढ़ पहुँचे तो तब उरांव दो शाखाओं में बंट गए। एक शाखा चली गई राजमहल की ओर, राजमहल मतलब ये वाला क्षेत्र, ठीक है, राजमहल की ओर चली गई। और दूसरी शाखा जो है ये पलामू में आई, यहाँ पे पलामू का क्षेत्र ये वाला है। तो उरांव दो शाखाओं में बंट गए, एक शाखा राजमहल की ओर चली गई और दूसरी शाखा पलामू में चली आई। जो राजमहल में चली गई, यहाँ पे आज के डेट में मलार जनजाति पाई जाती है और माना जाता है कि मलार जनजाति जो है ये उरांव के ही वंशज हैं, ठीक है दोस्तों।
और दूसरी शाखा जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये पलामू में बस गई और यहीं से ये छोटानागपुर खास किस एरिया को बोलते हैं? गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, ये वाले एरिया को छोटानागपुर खास बोला जाता है। तो यहाँ पे उरांव की संख्या बहुत ज़्यादा है आज के डेट में भी। तो यहीं पलामू से ही ये लोग फैल गए और ये छोटानागपुर खास की ओर चले आए और यहीं पे इनका निवास हुआ। पलामू में ये उत्तरी कोयल नदी के आसपास बस गई थी ये जनजाति। छोटानागपुर खास से मुंडा यहाँ पे माफ़ कीजिए, खास में छोटानागपुर खास में उरांव का संपर्क मुंडाओं से हुआ और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। इसको समझिएगा, क्योंकि मुंडा तो पहले ही छोटानागपुर खास में आ चुके थे, अब उरांव भी छोटानागपुर खास में आए। मुंडाओं ने उरांव का स्वागत किया और यहाँ पे साथ में रहने लगे। साथ में रहते रहते एक दूसरे से संस्कृति का आदान प्रदान करने लगे, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है उरांव की कहानी में, मतलब उरांव फोल्कलोर में ये कहा जाता है कि उरांव ने मुंडाओं को खेती करना सिखाया, ठीक है। मतलब कृषि की तकनीक जो थी मुंडाओं में उरांव से ही आई, क्योंकि उरांव ने मुंडाओं को खेती करना सिखाया और बदले में मुंडाओं ने उरांव को मीट खाना सिखाया, ठीक, मांस खाना सिखाया। तो उरांव जब अपनी कहानी कहते हैं तो ये चीज़ ज़रूर जिक्र करते हैं कि उरांव ने मीट खाना, मांस खाना मुंडाओं से सीखा और मुंडाओं को बदले में खेती करना सिखाया उरांव ने, ठीक है दोस्तों। उरांव खुद को खरखा के वंशज मानते हैं, ठीक है, खरखा के वंशज मानते हैं और इसीलिए इनकी भाषा, उरांव की भाषा कुड़ुख कही जाती है। उरांव आपस में कुड़ुख में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। और अपने आप को भी ये कुड़ुख ही बोलते हैं। कुड़ुख दोनों चीज़ें हैं, एक तो उरांव जनजाति को कुड़ुख भी बोला जाता है और उनकी भाषा को भी कुड़ुख बोला जाता है, ठीक है। और रही बात दोस्तों, ये हमने देखा असुर, खड़िया, उरांव और मुंडा, इन सब की कहानी हमने देखी कि ये झारखंड में कैसे आके बसी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें हो की, हो जनजाति जो थी ये काफ़ी मुंडा से प्रभावित थी, ठीक है। और इनकी भाषा भी, हो और मुंडा भाषा दोनों लगभग एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। दोनों भाषाएं, जैसे एक मुंडा आदमी हो भाषा भी समझ सकता है और हो आदमी मुंडा भाषा भी समझ सकता है। तो मतलब काफ़ी इनकी भाषा काफ़ी मिलती जुलती है और इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो हो जनजाति जो थी वो भी मुंडा जनजाति से ही अलग होके अलग जनजाति बनी है, ठीक है। तो हो की भी वही कहानी है जैसे मुंडाओं की कहानी है कि ये तिब्बत से आए और फिर रोहतासगढ़ में बसे, फिर यहाँ पे अन्य जनजातियों के विरोध के कारण ये फिर छोटानागपुर में आके बस गए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने देखी कि जनजातियाँ कैसे बाहर से आके झारखंड में बसी और यहाँ के निवासी बन गए, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखेंगे कि वैदिक काल में, बौद्धिज्म में, जैन युग में झारखंड कैसे प्रभावित रहा था, झारखंड में क्या क्या संस्कृतियाँ आई थी। तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। यदि आपके कोई कमेंट भी हों तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, आपका सुझाव मुझे मिलेगा तो मैं अपने वीडियो को और बेहतर बना सकूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।